हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज शुरू किया है प्रीवियस ईयर। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। थोड़ा इसमें धैर्य बना के आप लोग रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है इसमें। एक मिनट। हाँ, तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में बल, कार्य बल व प्रतिकारी बल यानी कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। पहला दिया है कि पिंड भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर नहीं होते। यानी कि इसमें पूछने का मतलब इसका ये है कि न्यूटन का जो तृतीय नियम था, गति का तृतीय नियम था, उसके अनुसार किसी भी पिंड पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया का बल है वो एक ही पिंड पर लागू होता है, या दो पिंड उसके लिए चाहिए, या क्या है। तो इसका सही आंसर होगा भिन्न पिंड पर कार्यरत हो, यानी कि इसमें दो पिंडों की जरूरत होती है, एक लगाने वाला और एक जिस पे लगाया जा रहा है। और चूंकि आपको पता है कि उसका तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जितना बल आप लगाएंगे उतना ही बल आपको प्रतिक्रिया के रूप में लगेगा। यानी कि इसके लिए सही आंसर जो होगा इसका, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ए और डी दोनों सही हैं, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वायुयान धवन पथ यानी कि रनवे से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम अवस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावक पथ यानी कि रनवे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और आप लोग को बता दें हम आपकी जानकारी के लिए, ये जितने भी आज के क्वेश्चन है हमारे, टोटल ये रेलवे के क्वेश्चन है। रेलवे में मतलब 2006 से आज तक के जितने भी एग्ज़ाम रेलवे ने लिया है, उनमें से मैंने ये क्वेश्चन छांट के लाए हैं। और हाँ, ऐसे नहीं क्वेश्चन जो छोटे मोटे से होते हैं लल्लू पंजू से, कि मतलब हाँ बल का मात्रक ये कर लो ये कर लो, वैसे नहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। थोड़ा ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, मेरिट वही तय करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि उसका रनवे से इतने 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यानी कि आप एक बार सोचिए कि 100 मीटर प्रति सेकंड के गति से वो उड़ान भरता है, और उसका त्वरण जो दे रखा है वो दे रखा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, तक बढ़ता है। तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावक यानी कि रनवे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। रनवे की यानी कि क्वेश्चन पहले समझिए कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है, दिया क्या है। अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए, भैया आप यहाँ पे ये बताओ हमें कौन सी अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए। ये जो दिया है इस वाले अपेक्षित वेग की बात कर रहा है, यानी कि इसका जो भी दिया है वो 100 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है। और ये त्वरण जो बढ़ रहा है वो लगातार ए इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो यू है वो 0 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें यस ज्ञात करना है। अब आप लोग को पता होगा कि गति के 3 नियम हैं। प्रथम नियम जो होता है, मतलब 3 समीकरण है। पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और टी समय। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस चिन्ह है ना, यदि त्वरण हो रहा है तो उसे प्लस लेते हैं, यदि मंदन हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। सेकंड समीकरण हमारा क्या है, यस बराबर
ut प्लस हाफ at², यानी कि यह चली गई दूरी, जो प्रारंभिक वेग t समय हाफ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये त्वरण t टाइम है। एक नेक्स्ट होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसमें क्या है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, दो कांस्टेंट है, a त्वरण है और यस चली गई दूरी है। इन तीनों समीकरण के अलावा भी एक समीकरण होता है जो टीवें समय में या nवें समय में चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। वो होता है एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ये होता है, यानी कि टीवें समय में चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ 2t माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए वैसे मैंने इसमें लगा के लाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में इतना नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका मैंने आंसर मतलब लगा के लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे लगेगा वो। अब देखिए ये रहा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यस याद करना। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम यहाँ पे गति का कौन सा समीकरण यूज करें। यानी कि हमने आपको 3 समीकरण बताए, एक तो v बराबर u प्लस ए टी वाला बताया, u प्लस ए टी वाला। दूसरा बताया हमने यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा बताया हमने आपको v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अच्छा, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है आखिर हम तीनों में से कौन सा यूज़ करें। तो हमें ये देखना होता है हमारे पास कौन कौन से वैल्यू पता है और हमें क्या ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, v पता है, u पता है, a पता है, यस ज्ञात करना है। हमें t का पता नहीं है, तो हम ऐसा समीकरण चुनें जिसमें t ना आता हो। तो हमारे पास समीकरण एक मिला, हमारे पास v² इक्वल टू u² प्लस 2as, इसमें हमने रख दिया। तो हमने रखा तो क्या हुआ, v² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस u, जो कि प्रारंभिक अवस्था से वो चलना प्रारंभ किया है ना, रनवे से प्रारंभिक अवस्था से यानी विरामा अवस्था से चलना शुरू किया है, इसलिए यहाँ पर u इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस 2। ये यहाँ पे दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो एस का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो मोटर गाड़ियां ए व बी के दूरी समय ग्राफ से पता कीजिए। पता चलता है कि इसमें ए है और ए बी। हम आपको बता दें कि दूरी समय का जो स्लोप होता है ना, उसके वेग को बताता है। क्या हमने बताया, दूरी यानी कि इस पे यदि हम डिस्टेंस लें, इस पे टाइम लें, तो दूरी और समय का जो स्लोप होता है, स्लोप ए, ये उसके वेग को बताता है। ठीक है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रहा है कि ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं, यानी कि ए जो है एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली। पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। ए व बी बराबर वेग से चली। ठीक है, ए और देखिए इसमें हम अब ऑप्शन काटना शुरू करते हैं। ए व बी बराबर वेग से चली क्योंकि दोनों का स्लोप सेम नहीं है, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया ना। अच्छा, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चला, यानी कि ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जो बी का स्लोप है वो ए की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। आप जैसे खुद ही देख सकते हैं, ये वाला ए है और ये वाला बी है। ठीक है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है इसके अपेक्षा, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है इसके अपेक्षा, यानी कि ये जो है वो कम स्पीड से यानी कम वेलोसिटी से चला बी की अपेक्षा, यानी कि ये सी वाला सही हो सकता है। अभी हम आगे देखते हैं, और इसमें दिया है बी, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चल, ए तो ऐसे भी गलत हो गया, यानी कि ए बी और डी तो गलत हो गया। ये एक समान वेग से चला किंतु बी नहीं। अब यहाँ पे देखिए
ये हमें आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि एक समान वेग से चल, ये इसका पहले ही इतना दूरी ये वाला गैप है, यानी कि एक समान तो हुआ नहीं ना। यदि बी कहता कि एक समान वेग से चल रहा है तो ये हो सकता था, क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग किया है, लेकिन यहाँ पे तो ये किया ही नहीं है ना, यानी कि डी ए वाला भी गलत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक मिनट। बोल रहा है कि धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है, यानी कि सर्कुलर मोशन कराया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग यदि धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को 2 गुना कर दें तो तनाव क्या होगा। देखिए वैसे क्वेश्चन ये गति का नहीं है, ये क्वेश्चन फोर्स का है, वृत्तीय गति का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम देखिए यहाँ पे लगा देते हैं। इसका कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी धागे को किसी भी वस्तु को धागे में बांध के ऐसे वृत्तीय गति कराएंगे तो इस पे क्या काम करेगा, अब केंद्रीय बल काम करेगा, जिसका वैल्यू होता है यम भी स्क्वायर अपन आर के बराबर होता है। ये इसके बराबर होता है, चूंकि जो इस रस्सी में जो तनाव अंदर की तरफ लगेगा वह इस बल के बराबर होगा, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारा T इक्वल टू यम भी स्क्वायर अपन आर के बराबर होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चूंकि यम तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो यम को तो हम छोड़ दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर अपन आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि वेग लंबाई तथा वेग दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। अब T इक्वल टू, अब वेग को 2 गुना करेंगे तो भी स्क्वायर है ना, यानी कि 2 भी स्क्वायर हो जाएगा अपन 2R हो जाएगा, यदि T2 हो जाएगा ये, और T1 जो होगा ये 1 होगा, यानी कि ये मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि T2 इक्वल टू 2 टाइम्स T1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका ये T2 इक्वल टू 2 टाइम्स T1 हो जाएगा, यानी कि रस्सी में तनाव पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक मिनट, इसमें बोल रहा है कि आकाश में कालाबाजी यानी छलांग नामक साहसिक खेल के लिए निम्नलिखित ग्राफ चित्रों में कौन सा ग्राफ अपना पैराशूट खोलने से पूर्व की गति को व्यक्त करता है, यानी कि अपना पैराशूट खोलने से पूर्व की गति को व्यक्त करता है। अब आइए हम इस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं। ये वाला जो ग्राफ है हमारा वेग और समय का ग्राफ, ये अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, वेग और समय का जो ग्राफ होता है ना वो त्वरण को बताता है, तो ये तो एक समान त्वरण की बात कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि एक दूर मतलब कुछ दूर तक गए फिर त्वरण उसका बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें बोल रहा है कि एक दूरी तक गए उसके बाद त्वरण घटना स्टार्ट हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें सही क्या है, हम एक दूरी तक जाएंगे फिर हमारा त्वरण एक समान गति से यानी कि स्थिर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाला या नीचे की ओर त्वरित होने वाला। देखिए यहाँ पे नीचे की ओर तो ऐसे भी हम काट सकते हैं, हमारे पास ए और सी बचा, यानी कि स्थिर वेग से ऊपर चलने वाला और ऊपर की ओर त्वरित होने वाला। जैसा यदि आप लोग लिफ्ट में बैठे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि स्थिर वेग से जो हम लिफ्ट में बैठते हैं वो स्थिर वेग से चलता है, उसमें तो हमारा भार बढ़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है ना, एकदम मतलब सिंपल। जब चलने लगता है, जब स्टार्टिंग होता है तब हमें लगता है कि हाँ भाई हमारा भार बढ़ा हुआ है, लेकिन जब चलने लगता है एकदम समान गति से तो सिंपल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला, और हमने इसको काट ही रखा है, यानी कि क्या होगा, ऊपर की ओर त्वरित होगा, यानी कि जब त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान, जब वस्तु का जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो। देखिए वेग समरूप कहा जाता है, इसमें ई वाला तो ऐसे भी गलत है, यानी कि परिवर्तित की बात कर दिया है। ठीक है, अब वेग का मान नियत हो, चलो भाई सही हो सकता है, वेग की दिशा नियत हो, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये दूसरा वाला ऑप्शन है दिशा, आखिर हम दिशा को क्यों ले रहे हैं, ये जानना जरूरी है ना। तो हम जानते हैं जो हमारा वेग होता है ना, ये जो हमारा वेग होता है ये एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। यानी कि समरूप खाने के लिए उसका वेग तो समान है, यानी कि उसका वैल्यू तो सेम है, लेकिन उसके लिए हमें दिशा भी नियत होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। जब वो किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है, यानी कि वो क्या है, गतिहीनता, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कुल भार ये भी नहीं हो सकता, अभिक्रिया भी नहीं हो सकता, ये क्या कहलाता है, ये जड़त्व कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम है ये। ठीक है, न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम है, और ये इसी बात को डिफाइन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, अभी हमने पीछे क्वेश्चन नहीं पढ़ा था कि साहसिक खिलाड़ी कूद रहे हैं, पैराशूट खोलने से पहले उनकी गति कैसी होगी, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हम शून्य से स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं तो समान गति से गिरते हैं, समान वेग से गिरते हैं, समान बल से गिरते हैं, या समान त्वरण से गिरते हैं। तो आप लोग को अब पिछले हमने बता दिया, तो आप लोग को पता होगा कि जब हम स्वतंत्र रूप से गिरते हैं तो हमारा त्वरण सेम होता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने में टी सेकंड का समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने में कितना समय लगेगा। आइए इसे देखते हैं, हमने सॉल्व कर रखा है इसको। देखिए इसको लिए थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा हमें। देखिए इसमें हमारे पास दो केस हैं हमारे पास, केस 1 और केस 2। केस 1 में बोल रखा है कि जो हमारी दूरी है ना 30 मीटर है, टाइम टी सेकेंड। तो चूंकि हमें पता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह पे हम यहाँ पे जी का यूज करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम किसी भी वस्तु को ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ऊंचाई से ऊपर से ऐसे आ रहा है, वो विश्राम अवस्था से ही गिराया गया होगा, यानी कि वहाँ पर u इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या बनता है, यस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। ठीक है, केस 2 में आ गए हम। केस 2 में दे रखा है कि उसे हम 120 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, टाइम हमें ज्ञात करना है। सेम इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी यू, यानी कि यस टू इक्वल टू हाफ जी। यहाँ पे देखिए टी, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो टी है ना यहाँ पे हमने कैपिटल लिया है, यहाँ पे स्मॉल लिया है। ठीक है, टी हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से को हम सॉल्व करेंगे। 1 में हमने 2 का भाग दे दिया, यानी कि S1 बाई S2 इक्वल टू, ये देखिए हाफ जी टी दोनों में सेम है, कट जाएगा, यानी कि स्मॉल टी स्क्वायर अपन कैपिटल टी स्क्वायर, यानी कि 30 अपन 120, यानी कि 1/4 इक्वल टू स्मॉल टी अपन कैपिटल टी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट, यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए, स्मॉल टी अपन कैपिटल टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर इसे कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, यानी कि स्मॉल टी अपन कैपिटल टी इक्वल टू 1/2 होगा।
हमें ये वाला वैल्यू तो याद करना है, यानी कि कैपिटल T इक्वल टू 2T। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इतना बढ़िया है ना, यदि एग्जाम में आ जाए और कोई बंदा लगाया ना हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसके पसीने छूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत के पथ से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, उसमें कहा नहीं है, लेकिन ये प्रक्षेपित कहाँ से किया जाता है? विरामावस्था से प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो u है ना, वो 0 है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के इसकी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा कि हाँ कह क्या रहा है। यानी कि यहाँ पर u इक्वल टू हमारा 0 हो गया, u इक्वल टू 0 हो गया, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है, हमारा s इक्वल टू 19.6 है। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, हम यहाँ पे g का वैल्यू क्या लें, 10 लें या 9.8 लें? चूँकि हम 10 नहीं ले सकते, यहाँ पे 19.6 दिया है जो 9.8 से बिल्कुल कट रहा है, यानी कि विभाज्य है ये, यानी कि यहाँ पर हम g का वैल्यू 9.8 लेंगे। ठीक है, अब हमें याद करना है, टाइम याद करना है, तो देखिए इसे सॉल्व हमने कर रखा है। देखिए यहाँ पर v इक्वल टू 5 हो गया, u इक्वल टू इतना, s इतना, t वैल्यू याद करना है, चूँकि हमें पता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका पूरा वैल्यू 0 हो गया हमारे पास, s इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, इस 19.6 इक्वल टू 9.8/2 इंटू टी स्क्वायर, इसको हमने इससे काट दिया, दो टाइम्स काट दिया, यानी कि 2 दूनी 4, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि t इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रखा है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है? अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, शून्य त्वरण क्या होता है? शून्य त्वरण का मतलब एक समान त्वरण, यानी कि त्वरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम आपको अभी पीछे बता दिए थे कि वेग और समय का जो ग्राफ होता है वो त्वरण को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ए बी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो त्वरण बढ़ रहा है। अच्छा, सी डी में तो घट रहा है, ए डी तो भाई समय को दिखा रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सी में हमारा त्वरण एक समान है या त्वरण शून्य है। एक समान त्वरण को ही शून्य त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। अब उसमें देखिए वेग को 2v, यानी कि जो v2 है ना वो 2v हो गया, क्योंकि ये तो हमें v बराबर u प्लस एटी है, v बराबर u प्लस एटी है, इसमें तो डायरेक्ट कोई है नहीं, ये वाला वैल्यू है, t वाला वैल्यू है, ये तो इफेक्ट करेंगे ना, यानी कि ये त्वरण वाला तो मामला हमारा हो गया, काम तमाम इसका, यानी कि ये हो नहीं सकता। संवेग देखते हैं, क्योंकि हमें संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी कि हाँ ये हो सकता है कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, यानी कि हम v को दोगुना कर देंगे तो p भी दोगुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ऐसे आप गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को भी देख सकते हैं, जब गतिज ऊर्जा को लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² के, यानी कि 2 गुना होगा ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, स्थिर ऊर्जा mgh होता है, इसमें कोई भी का रोल ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तथा यह ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि ऐसे क्वेश्चन ना जब बच्चे देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए सिंपल है बहुत एकदम क्वेश्चन। दूरी इसमें हमने कितना कर दिया, एच चले और एच आए, यानी कि 2s तो दूरी चल दी है, लेकिन विस्थापन हमारा क्या हुआ, विस्थापन होता है किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से गए और फिर यहीं पे आ गए, यानी कि हमारा विस्थापन यहाँ पे क्या है,
विस्थापन तो जीरो है ना, इनकी 2h/0 किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो हमारा आंसर अनंत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर t सेकंड में यस मीटर की दूरी तय करता है। यदि यस इक्वल टू 80t माइनस 16t स्क्वायर है तो t 2 सेकंड बाद वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यस दे रखा है, ठीक है, और t दे रखा है। यस यानी कि यस का वैल्यू ए है, टी का वैल्यू 2 के बराबर है। हमें भी ज्ञात करना है। तो हमें पता है जो वेग होता है ना, दूरी अपन समय होता है, यानी कि दूरी अपन समय, यानी कि जो भी होता है हमारा भी, वो ds/dt के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका हम एक बार अवकलन कर लेते हैं, यानी कि 80 लगा हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, 80t माइनस 16t स्क्वायर भी हमें ज्ञात करना है, 80 इक्वल टू 2, तो भी इक्वल टू ds/dt, यानी कि ये इसका जब अवकलन करेंगे तो हम 80t माइनस 16 इंटू 2 इंटू टी हो जाएगा, यानी कि भी इक्वल टू 80t माइनस 32, 80 माइनस 32t हो जाएगा, यानी कि भी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, हमारा भी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक कार की गति 10 सेकेंड में 20 किमी प्रति घंटा से 50 किमी प्रति घंटा तक बदलती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें पता होना चाहिए जो त्वरण होता है ना, ये डेल भी अपान डेल टी के बराबर होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 मिनट लगा हुआ है, देख लीजिए आप। हमें इसमें दे रखा है कि हाँ भाई इतना है, इसका भी इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, 20 किमी प्रति घंटा, हम इसे मीटर पर सेकंड में गुणा बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, हमारा 90/5 आ जाएगा। वैसे भी 50 दे रखा है, उसमें 5/18 से गुणा करेंगे, इसका 125/9 आ जाएगा। अब a इक्वल टू dv/dt होता है, यानी कि v1 माइनस v2 अपान डेल टी, यानी कि v 125 माइनस 50 इंटू, मतलब इसका हर बराबर है तो हर को हमने एक साथ यहाँ पे ले लिया है, 9/10, यानी कि पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बताने वाला, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तब मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। अब देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेग और समय, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो त्वरण दिखाता है, यानी कि अब यहाँ पे वेग वाला मामला तो खत्म हो गया ना, ये है। अब इसमें बोल रहा है सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु यक्ष से होकर गुजरता है, मूल बिंदु यक्ष से होकर गुजरता था, सरल रेखा में आता है, ऐसे जाएगा ये। यानी कि ये क्या है, यानी कि एक समान त्वरण है, यानी कि समान त्वरण की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि एक समान त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें बदलते हुए नहीं लिखेंगे, यानी कि एक समान त्वरण बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये जो होगा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देख लीजिए यहाँ पे हमने लगा रखा है। इसमें क्या u इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये इमारत से गिराई जाती है, यानी कि विरामावस्था से गिराई जाएगी, यानी कि भी u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए हमारा दे रखा है 9.8, टी इक्वल टू 3, भी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर u इक्वल टू 0 है, यानी कि भी इक्वल टू हमारे पास ए इंटू टी, ए का वैल्यू 9.8 इंटू 3, यानी कि फी का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन इस बार भी एलपी में एकदम सेम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना। हम देखेंगे यहाँ पे 4 सेकंड में हमारा वेग कितना है, यहाँ पे वेग दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। 4 सेकंड ये रहा हमारे पास, ये जाएगा, यानी कि यहाँ से ऐसे भी गिन सकते हैं, 0 पे यहाँ पे स्टार्ट है, यानी कि चौथे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1 2 3 चौथे नंबर पे भी आना चाहिए, यानी कि 4 सेकंड में वेग उसका कितना है,
8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड में वेग उसका 8 मीटर प्रति सेकेंड है। हमें दूरी ज्ञात करना है, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जब टाइम 0 है तो u इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पे u इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। यानी कि अब क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे। यस याद करना है, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, गति का द्वितीय समीकरण से। अब हमें u हमारा जो है ए वाला तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि u 0 है, यानी कि यस इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी। ए इक्वल टू हमारे पास कितना है, अब देखिए यहाँ पर ए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ए इक्वल टू भी माइनस यू अपन डेल टी। भी यहाँ पे 8 है, क्योंकि 4 सेकंड पे ज्ञात करना है ना, तो भी इक्वल टू 8 माइनस यू 0 आज टाइम 4, यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे टी। टी हमारा 4 रखा है, 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 से 2, यानी कि यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायु का वेग संबंधित है। देखिए ये वाला क्वेश्चन को भी हम नहीं बता रहे हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।